नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने बच्चे और सीखना। यह आपका पहला पेपर होगा, 70 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा साथियों। तो आपको बच्चे और सीखना, आपको यहाँ से 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और मैं आपको 70 में से कम 50 या 55 नंबर का मैटर आपको दे दूंगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन मॉडल पेपरों को पढ़ लीजिएगा, व्याख्या सहित है ये जो प्रश्न देखो। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर ही तो बताते हो। तो भाई, डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो ना, तो सिर्फ वो दवाइयाँ लिखता है, दवाइयाँ देता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको दवाई भी दे रहा हूँ, साथ साथ बताने के साथ साथ दवाई भी तो दे रहा हूँ। तो एक ट्रीटमेंट है आपके लिए ये, कि आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए एग्जाम में और उसका आंसर चाहिए, बस यही तो लिखना है। और बाकी का करना है क्या? हमें तो सिर्फ आम खाने से मतलब है, पेड़ों को गिनने से मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि आप इन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ, इनको आप लोग पढ़ के चले जाना। हूबहू मॉडल पेपर यानी गैस पेपर आपको मिल रहे हैं। अगर आपने हर पेपर के आपको मैं 3-3 मॉडल पेपर दे रहा हूँ, इनसे आपका 80-75% आराम से बन जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बताइए साथियों, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफर्ट साहब ने दिया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा को किस विषय की प्रमुख शाखा माना गया है? तो आपका आंसर होगा दर्शन शास्त्र की शाखा माना गया है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, सक्रिय अनुबंधन का आधार किसे माना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा पुनर्वलन। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया था साथियों स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर साहब ने, बीएफ स्किनर ने दिया था। और उन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्वलन शब्द की व्याख्या की थी। और आपसे पूछे कि पुनर्वलन सिद्धांत दिया किसने था? तो क्लार्क एल हल ने दिया था। ध्यान रखना, क्लार्क एल हल साहब ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये साइकोलॉजी का पेपर है, ये समझ लीजिए आप लोग। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान रहेगा ये पेपर। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल किस पर आधारित है? तो यह आपका स्मृति कार्यों पर आधारित है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। किसका सिद्धांत पुनर्वलन एवं दंड पर आधारित है? तो ये साथियों अल्बर्ट बांडुरा का है। आप लोगों को ध्यान रखना, किसका है? अल्बर्ट बांडुरा का है। और इन्होंने प्रेक्षणात्मक या निरीक्षणात्मक सिद्धांत दिया था। अधिगम के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे ना, वही है ये। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का काल माना जाता है। तो बाल्यावस्था का काल है साथियों 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, है ना। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? स्किनर का है साथियों। एक एक कथन को, ये पूरा साइकोलॉजी का ही पेपर है, ये समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अधिनियम पीडब्ल्यूडी कब पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका वर्ष 1995 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है 9वां, खेलों को शिक्षा का केंद्र किसने माना है? तो खेलों को शिक्षा का केंद्र किसने माना है? फ्रोबेल साहब ने माना है। और किंडरगार्टन जो पद्धति है शिक्षा की, यानी खेल खेल में सीखना, ध्यान रखना, ये किसने बताया था? किंडरगार्टन पद्धति में बताया था फ्रोबेल साहब ने। ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि खेल विधि के जनक कौन है, तो यहाँ पर आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जनक पूछे तो हेनरी कॉल्डवेल कुक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। ध्यान रखना, ये तो खेल विधि के जनक हैं। लेकिन अपनी शिक्षा में खेलों को महत्व किसने दिया था? तो आपका आएगा फ्रोबेल, किंडरगार्टन पद्धति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पसीज घोड़ी का खेल किस उम्र के बच्चों के द्वारा खेला जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के बीच में खेला जाता है पसीज घोड़ी का खेल। अब हम आते हैं हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भावात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो भावात्मक बुद्धि साथियों एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से हम अपने संवेगों और दूसरे संवेगों की क्षमता को समझ सकते हैं। ओके, ये आपकी भावात्मक बुद्धि है।
आंतरिक अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि बच्चों में निहित उस आंतरिक शक्ति से है जो उसके व्यवहार को जागृत करती है तथा लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाती है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। और दूसरी है साथियों बाह्य अभिप्रेरणा, यानी कि दूसरों के द्वारा अगर हमको प्रेरित किया जाता है और उसके बाद हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारी बाह्य अभिप्रेरणा होती है। और आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति खुद मोटिवेट होता है, बाह्य अभिप्रेरणा में व्यक्ति दूसरों के द्वारा मोटिवेट किया जाता है। इतना अंतर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पावलाव के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? ये पावलाव साहब वही हैं, रूस के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पाचन तंत्र पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1904 ईस्वी में, और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था साथियों, ध्यान रखना। तो इनका मूल आधार क्या था सिद्धांत का? समीपस्थता एवं साहचर्यवाद था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ध्यान रखना। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन है 16वां, स्थानापन्न पुनर्वलन से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा इसका, जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या होगा। इस प्रक्रिया को हम स्थानापन्न पुनर्वलन कहते हैं। क्वेश्चन 17 है, भाषा विकास की पियाजे की अवधारणा बताइए। यानी भाषा विकास के संदर्भ में पियाजे की अवधारणा क्या थी, उनका विचार क्या था? पियाजे भाषा को जन्मजात नहीं मानते थे। भाषा विकास का स्रोत है, यह जीव तथा वातावरण के बीच की अंतःक्रिया है। बच्चा जिस प्रकार के वातावरण के संपर्क में आता है या जिसके साथ उसकी अंतःक्रिया चलती है, उससे उसकी सोच एवं मानसिक स्थिति में बदलाव आता है, और यही बदलाव उसके भाषा विकास को आगे बढ़ाता है। तो ध्यान रखेंगे, भाषा विकास के बारे में पियाजे की अवधारणा थी। क्वेश्चन 18वां है, कार्यात्मक खेल क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इन प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इनको रट्टा मार के ले जाएं। कार्यात्मक खेल क्या है साथियों? तो देखेंगे, शेष अवस्था में बच्चों द्वारा वस्तुओं के इस्तेमाल की परिचित पद्धतियों को दोहराना कार्यात्मक खेल कहलाता है। जैसे बच्चों को झुंझुना बजाना, पानी में हाथ का थपथपाना, बच्चों को गिराना, ये चीज़ों को गिराना, ठीक है भाई, चीज़ों को गिराना, तो ये सब क्या है? कार्यात्मक खेल है। अगले क्वेश्चन है हमारे लघुत्रात्मक 19 से 23 तक लेकर, ज्ञान मीमांसा की अवधारणा को समझाइए। ये प्रश्न 19वां है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विचारों के मिले जुले स्वरूप से होता है। आयु, अनुभव, ज्ञान में वृद्धि हो जाने पर वह इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लेता है। यदि गौर से देखें तो बच्चों के समुदाय एवं विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के भिन्न भिन्न तरीकों को चिन्हित किया जा सकता है। यह क्या है? हमारी ज्ञान मीमांसा की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 20वां है आपका, सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या होगा? इस मॉडल के अनुसार सीखना निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे याद करने में काम में लिया जाता है। इसमें बच्चों को एक साथ न सिखाकर थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में सिखाया जाता है। यह मॉडल सभी बच्चों को सिखाने का एक ही तरीका बताता है। सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं, परंतु उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में शिक्षक बच्चों की क्षमताओं एवं व्यवहार के आधार पर सीखने की जांच करता है और उनकी समझ का मूल्यांकन करता है। तो ये आपका हुआ सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल। अगला क्वेश्चन है 21वां, स्व नियमन की अवधारणा को उदाहरण सहित समझाइए। अल्बर्ट बांडुरा का मानना था कि जैसे जैसे लोगों का सामाजिकरण होता है वे बाहरी पुरस्कार या दंड पर कम आश्रित होते जाते हैं और व्यवहार को अधिक से अधिक स्वयं नियंत्रण करने लगते हैं। अर्थात वे अपनी भीतरी मानक तय कर लेते हैं
और उन्हीं कसौटियों के आधार पर स्वयं को पुरस्कृत या सजा देते हैं। उदाहरण के लिए बात करें कि जैसे अगर कोई व्यक्ति नैतिक मानकों की अवहेलना करता है, चाहे उसके बारे में कोई जानता तक भी ना हो, तो भी यह संभव है कि वह स्वयं अपनी आलोचना करने लगता है। वह अपने आप को सजा देना चाहता है क्योंकि उसका व्यवहार उसकी कसौटियों के विपरीत हुआ है। आम जिंदगी में स्थिति इससे कहीं ज़्यादा जटिल होती है क्योंकि बच्चे तरह तरह के मॉडलों के संपर्क में आते हैं जिनके मानक भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां। समावेशी शिक्षा से क्या लाभ हुआ है? इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा भारत सरकार के शिक्षा के सार्वजनिकरण के परिप्रेक्ष्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 पारित करके भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम से विशेष क्षमता वाले बच्चों को परिभाषित किया गया जिससे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। वर्ष 1995 में भारत सरकार ने विशेष क्षमता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अधिनियम, जिसको हम PWD अधिनियम मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में बताया है, उसको पारित किया गया था, जिससे विशेष आवश्यकता वालों को समान अवसर, पूर्ण भागीदारी तथा उनके अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। इसके आधार पर विशेष क्षमता वाले बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण करने की अवधारणा भी प्रतिपादित की गई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 23, शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास में खेलों की क्या भूमिका है? तो आंसर होगा इसका, शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। खेल अभ्यास की पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। जब बच्चे ईंटों की एक पंक्ति पर चलने की कोशिश करते हैं, दीवार फांदते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं, दौड़ने के खेल खेलते हैं, तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। खेल खेल में ज़मीन में गड्ढे खोदना, पत्तियों के हार बनाना, चित्र बनाना और उनमें रंग भरने में बच्चों की लघु मांसपेशियों का विकास होता है। शारीरिक खेलों से बच्चों की पढ़ाई में रुचि होने लगती है, परंतु कई विद्यालयों में खेलने के लिए ना तो समय दिया जाता है, ना ही कोई स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। पहले बच्चे मध्यावकाश के दौरान खेल पाते थे, परंतु आज वह समय घटता जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों में बच्चों के खेल पर बहुत ज़्यादा अंकुश होता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। खेल का कालांश लगना, मध्यावकाश का समय मिलना बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह किशोर किशोरियों दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनमें नवीन ऊर्जा और शक्ति का विकास होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि खेल भी एक शिक्षा में या शारीरिक विकास में या मानसिक विकास में मदद करते हैं। और अब आते हैं हम निबंधात्मक प्रश्नों पर। 24वां क्वेश्चन है आपका, सीखने की क्षमता को लेकर हमारे समाज में कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित हैं? इन अवधारणाओं में समय के साथ हुए परिवर्तनों को लिखिए। इस प्रश्न का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। और दूसरा ये क्वेश्चन आपका ये है ना, अथवा में सीखने की क्षमता के बारे में स्वयं के विचार लिखते हुए सामाजिक अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये अथवा में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, एक ही बात है। अब इसका आंसर है कि सीखने की क्षमता के बारे में स्वयं के विचार। सबसे पहले सीखने से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर हर व्यक्ति अपने कुछ मौलिक विचार होते हैं जिनके आधार पर वे तय करते हैं कि उन्हें किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार के सीखने के तरीके अपनाना है। अपने विचार के आधार पर कई बार ये अनुमान भी लगाते हैं अन्य लोग और विशेषकर बच्चे कैसे सीखते हैं। क्या अनुमान लगाएंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं? कुछ लोग लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर गैलीलियो का विचार क्या था? आप व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल व्यक्ति को इससे स्वयं के भीतर खोजने में उनकी मदद कर सकते, पर उसको कुछ सिखा नहीं सकते। ये कथन किसका है साथियों? गैलीलियो का है। और इस गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार भी किया था, ध्यान रखना। अब है प्रचलित सामाजिक अवधारणाएं। हमारे समाज में प्रचलित अवधारणाएं क्या क्या हैं बच्चों के बारे में? समाज में ये अवधारणा फैली हुई है
कि बच्चे कुछ नहीं जानते, वे केवल कोरी शलैट हैं। बच्चे बड़ों की मदद से कुछ भी नहीं सीख सकते। लेकिन परिवर्तित अब जो समाज की अवधारणा वो क्या कहती है कि इस अवधारणा में बदलाव आया और बच्चों में ज्ञान समाहित होता है और वे स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं और सीखते हैं। अब वर्तमान में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे कंप्यूटर टैलेंटेड हो गए। एक अवधारणा के अनुसार यह माना गया कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, उन्हें कुछ भी सिखाया जा सकता है। व्यक्ति कोई भी हो, उनके सीखने का तरीका पहले से ही निर्धारित होता है। लेकिन ये धारणा बदल चुकी है। अब बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई भी विशेष महत्व दिया जाता है। प्रचलित अवधारणा में है कि महिला और पुरुषों में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सीखने की क्षमता कम होती है और जेंडर के आधार पर सामाजिक विभेद किया जाता था पहले, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। अब ज़्यादातर जो बालिकाएं हैं वो पढ़ने में टॉपर मिलती हैं। ठीक है, अब ऐसा देखा जा रहा है वर्तमान समय में कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा अच्छे पदों पर विराजमान हैं। तो ये धारणा बदल चुकी है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या करते हुए स्कीमा शब्द की अवधारणा को समझाइए। जीन पियाजे की स्कीमा की जो अवधारणा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, और रीट में भी कई बार क्वेश्चन आया इससे। स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे जीन पियाजे साहब, जिनका जन्म 1896 में हुआ और 1960 में मृत्यु हुई। उन्होंने बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया। ध्यान रखना, कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? जीन पियाजे ने। अब उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया। सबसे पहले देखिए, उन्होंने ये तत्व बताए थे, प्रमुख तत्व हैं उनके सिद्धांत के। पहला है स्कीमा। बच्चों की स्कीमा आंतरिक संज्ञानात्मक संरचना संभवतः देखने, गति करने जैसे कार्य करने में सहायक है, संज्ञानात्मक योग्यता को सम्मिलित करती है और इन्हें अन्य विषय इसकी परिधि से बाहर रहते हैं। पियाजे ने इन योग्यताओं में व्यवहार अवस्था, जिनका प्रयोग बच्चे और वयस्क अपने परिवेश की चीज़ों में व्यवहार करते हैं, विकास होने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के साथ सहयोग करती है। अपनी विषय वस्तु के साथ बहुत सी योजनाएं मानव मन की प्राथमिक रचनाओं को बनाती हैं। दूसरा उन्होंने प्रत्यय बताया, अनुकूलन। जब बालक वातावरण से सीधे अंतःक्रिया करता है तो उनके दिमाग में विभिन्न चीज़ों के स्कीमा बनते हैं। स्कीमा का मतलब प्रतिबिंब। इस क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की इस क्रिया में परस्पर दो पूरक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। पहली तो है समावेशीकरण और दूसरी है समायोजन। समावेशीकरण के दौरान हम बाहरी दुनिया को समझने के लिए मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रत्यय बताया उन्होंने, व्यवस्थापन। मस्तिष्क में मौजूदा स्कीमा दूसरी प्रक्रिया व्यवस्थापन से भी बदलते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न स्कीमा अंतर संबंधित होकर संज्ञानात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया परिवेश के साथ सीधे संपर्क से अलग हटकर आंतरिक रूप से घटती है। एक बार जब बच्चे स्कीमा बना लेते हैं तो वे उसे दूसरे स्कीमा से जोड़कर पुनर्व्यवस्थित करते हैं ताकि वे संज्ञानात्मक तंत्र का हिस्सा बन सके। उदाहरण के तौर पर, जैसे गिराने की गतिविधि में संलग्न बच्चा या संलग्न बच्चा अंततः इसका संबंध फेंकने से और उसकी पास और दूर की विकसित समझ से जोड़ लेता है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणा, यानी जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसकी अवधारणा के बारे में हम बात करेंगे। तो यही प्रश्न अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि मूल अवधारणाओं की बच्चों के सीखने के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखिएगा आप लोग, इसकी मूल अवधारणाएं क्या क्या है। ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है भाई। पहला है व्यक्तिगत वार्तालाप। बच्चे खेलते समय स्वयं से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। जो बच्चे मुक्त रूप से व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं वे मुश्किल कार्य करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी सक्रिय भागीदारी से उत्तम प्रदर्शन करते हैं। दूसरा उन्होंने तत्व बताया, अवधारणा बताई, वास्तविक विकास का स्तर। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की संभावनाओं का एक निश्चित क्षेत्र होता है।
संज्ञानात्मक विकास को अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं, जिससे बच्चे स्वयं बिना किसी मदद के अपने स्तर पर सीखते हैं, जैसे चूसना, खेलना, बोलना, चलना और दौड़ना। तीसरा उन्होंने बताया समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम ZPD कहते हैं, यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। यह वह क्षेत्र है जहां यथार्थ में सीखना होता है। ऐसे काम जो बच्चों की क्षमता के अनुरूप ना हो, तब भी किसी की मदद से वे ऐसे काम कर लेते हैं। जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं या कोई समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, तब उन्हें यदि किसी की सहायता मिल जाती है तो वह उस कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाता है। यही कहलाता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। चौथा उन्होंने पॉइंट बताया सहारा लगाना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रीट में। स्किप होल्डिंग बोलते हैं इसको। क्या चीज़ है स्किप होल्डिंग? बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो मदद की मात्रा को कम करते जाते हैं और अंत में बच्चे उस काम को बिना किसी मदद के कर लेते हैं। वाइगोत्स्की ने इस प्रक्रिया को सहारा लगाना या स्किप होल्डिंग कहा। आप शुरू में किसी न किसी की मदद लेते हो, उसके बाद खुद ही करने लग जाते हो, तो यही कहलाता है सहारा लगाना। और पांचवा तत्व है उनका भाषा एवं विचार। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चे की भाषा व चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। भाषा प्रयोग न केवल समाज के साथ विचारों के आदान प्रदान करने के लिए है, बल्कि अपनी योजना बनाने और व्यवहार करने में भी मदद करता है। और हमारा अंतिम प्रश्न है इस गेस्ट पेपर का, भाषा एवं सोच के बीच क्या संबंध है? बताइए, स्पष्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। पहला संबंध देखिए, सोचने के लिए भाषा एक माध्यम होती है लेकिन आवश्यक नहीं है। माध्यम होती है, आवश्यकता नहीं होती। यह सामान्यतः उन्हीं भाषा में सोचते हैं, हम उसी भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है। जो सुन बोल नहीं सकते वे देख पढ़ सकते हैं, संकेत भाषा में बात भी कर सकते हैं और उसी के अनुरूप वो भी सोच सकते हैं। सोच भाषा ज्ञान से परे है, फिर भी जिसका भाषा ज्ञान अच्छा है उन्हें सोचने हेतु स्पष्ट शब्दावली मिल जाती है और यह निश्चित ही सोच को बेहतर बनाता है। पांचवा संबंध है भाषा और सोच में घनिष्ठ संबंध है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो यह स्पष्ट है कि भाषा सोच का आधार है। भाषा ज्ञान सोच को परिपक्व बनाने में सहायक है। सोच भी भाषा को प्रभावित करती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। सोच और भाषा के साथ कुछ और बातें भी जुड़ी हैं, जैसे हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारी भाषा कैसी है, हम क्या बोल रहे हैं, यह हम अपनी सोच से नियंत्रित कर सकते हैं। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, यह सब तय कर पाना परिपक्वता की निशानी है, परिपक्व सोच की निशानी है। गुस्से में अथवा भाव आवेश में कई बार व्यक्ति बिना सोचे समझे बोल जाते हैं। ऐसे में वह अपनी बात को नियंत्रित न कर वही बोलता है जैसी उसकी सोच होती है। तो ये आपका गेस्ट पेपर प्रथम है साथियों, कंप्लीट हुआ और इसमें से प्रश्न आपको कई पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम के लिए। और 3 मॉडल पेपर आएंगे, हर पेपर के ध्यान रखना। तो सेकेंड ईयर में 9 पेपर होते हैं, आपको 27 मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो आप लोग सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दो, ठीक है। और जिसने अभी तक नहीं किया ज्वाइन, वो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से और आनंद लीजिएगा। और कम से कम 80% से ऊपर आपकी बनवा देंगे। बस इनमें से ये प्रश्न आ जाएंगे आपके, और कुछ नहीं चाहिए आपको। थैंक यू सो मच।